नमस्कार, मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे अंधा युग पर बात करने जा रहा हूँ, यानी अंधा युग नाटक के बारे में। हमारा आज का शीर्षक है अंधा युग का अध्ययन। विद्यार्थियों, पुराने ज़माने में साहित्य के दो विभाग किए गए थे, यानी काव्य के दो विभाग किए गए थे, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत साहित्य की तमाम विधाएं थीं, जैसे कविता या गद्य की विधाएं, और दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक को रखा गया था। यानी माना गया था कि नाटक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसमें मंचन की तासीर का होना है, यानी मंचन में वह लाजवाब हो तभी माना जाएगा कि नाटक सफल है। तो आज हम लोग अंधा युग के बारे में बातचीत कर रहे हैं। किसी भी नाटक की उपयोगिता और उसकी सफलता का फैसला उसके मंचन से ही होता है। अंधा युग नाटक में किए गए प्रयोगों को पढ़ने पर यह मालूम होता है कि इसका शिल्प अन्य नाटकों से अलग है, यानी उस दौर में जो दूसरे नाटक लिखे गए थे उससे अलग है अंधा युग का शिल्प। आज हम लोग इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। अंधा युग नाटक को इसके रंग प्रस्तुतियों के माध्यम से भी समझा जा सकता है। पहली नज़र में यह लगता है कि अंधा युग के नाटककार ने एक पुरानी कथा को अपने तरीके से लिखने की कोशिश की है, पर अगर गहन विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि इसमें महाभारत की कथा तो है ही नहीं। कथानक नज़र आते हैं, कथानक में वे पात्र नज़र आएंगे, विदुर नज़र आएंगे, कृष्ण नज़र आएंगे, गांधारी नज़र आएंगी, अश्वत्थामा नज़र आएंगे, और वे तमाम पात्र जो महाभारत के मशहूर पात्र हैं वे सभी नज़र आएंगे। लेकिन ध्यान से देखिए तो पात्र वही हैं, लेकिन कथा जैसे अपने समय की कही जा रही है। महाभारत की पृष्ठभूमि अवश्य है, परंतु यह पृष्ठभूमि मात्र अपना आभास बनाए रखती है, और इसके ऊपर धर्मवीर भारती ने कुछ गंभीर प्रश्न उठाए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हमें अपने भीतर ही पूरी ईमानदारी से तलाश करना है। यह रचना हमें आत्मनिरीक्षण की गंभीर ज़रूरत पर बल देती है। आज की परिस्थितियाँ महाभारत से कम खतरनाक नहीं है, यानी सत्य और असत्य की लड़ाई जिसे हम कहते हैं और जिसमें मर्यादा के तार तार होने की बात कहते हैं, वह निर्णय करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि कौन सत्य के साथ है, कौन असत्य के साथ है, और कौन मर्यादा के साथ है, कौन मर्यादा के साथ नहीं है। तो एक आज का दौर है, और इस दौर की बात जब हम करते हैं तब महाभारत के उस दौर की भी याद आती है जिसमें परिस्थितियां वही हैं उस वक्त की, और आज की परिस्थितियों से उनका गहरा रिश्ता बनता है। तो परिस्थितियां उस दौर की जब हम याद करते हैं, यानी कृष्ण के समय की परिस्थिति, अर्जुन के समय के और युधिष्ठिर के समय की परिस्थिति, और दूसरी तरफ कौरव जो खड़े हैं उनके समय की परिस्थिति, यानी परिस्थितियां एक जैसी हैं और युद्ध छिड़ा हुआ है। तो आज के दौर से उसका क्या रिश्ता बनता है, अंधा युग के माध्यम से उसे हम देखने परखने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ लोगों की विवेकहीनता के कारण आज भी संपूर्ण मानव जाति या तो विनाश के अंधे गह्वर में धकेल दिया गया है, या धकेले जाने में वह दूसरों की मदद कर रहा है, या चुप रहकर धकेलने वालों का हौसला बढ़ा रहा है। यानी एक अंधापन पसरा हुआ है हर तरफ, और महज चंद लोगों की विवेकहीनता है, और चंद लोगों की विवेकहीनता ही युग के अंधकार को बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। और जो अच्छे हैं, बुरे हैं, या फिर मानव जाति की जो भी परिस्थितियां हैं, वे अंधे गह्वर में धकेले जाने के लिए अभिशप्त हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के विश्व को इस अंधा युग के द्वारा एक चेतावनी है कि समय रहते अगर हम नहीं चेते तो तीसरे विश्व युद्ध के बाद महाभारत के इस दृष्टांत को दोहराने वाला, सुनने सुनाने वाला शायद कोई बचेगा भी नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि हम धर्म और विवेक के मतलब को ठीक से समझें। हम अपने भीतर छुपे अपने पाप और अत्याचार के बर्बर पशु की शिनाख्त कर उसे काबू में लाएं। यानी धर्म और विवेक के मतलब
को ठीक से समझे जाने की ज़रूरत इसलिए है कि अक्सर धर्म और विवेक के नाम पर ही अधर्म और विवेकहीनता के काम संपन्न किए जाते हैं और इस संपन्न करने की क्रिया में बर्बरता खूब आगे बढ़ती है और पशुता का उदय होता है। इस नाटक में जहाँ एक ओर आस्था और अनास्था, सत्य और असत्य, आदर्श और यथार्थ, भाव और कला, काव्यत्व और दृश्यत्व है, वहीं दूसरी ओर व्यापक जीवन सत्य का उद्घाटन भी है। यानी दो विपरीत परिस्थितियां हैं, एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ अनास्था है, एक तरफ सत्य है तो दूसरी तरफ असत्य है, एक तरफ आदर्श है तो दूसरी तरफ यथार्थ है, एक तरफ भाव है तो दूसरी तरफ कला है, एक तरफ काव्यत्व है तो दूसरी तरफ दृश्य तत्व है। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापक जीवन के सत्य का उद्घाटन किया गया है अंधा युग के माध्यम से। जिस तरह से आशा, सौंदर्य, उन्नति, आस्था, क्षमा, निर्माण आदि शुभत्व जीवन के सच हैं, उसी तरह कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, कुरूपता, अंधापन भी जगत का उतना ही कड़वा सच है। इनसे घबराने की बजाय इनकी मुस्तैदी से सामना करना चाहिए। सच का सामना हर आदमी को करना पड़ता है, इससे भागना क्यों? यानी जीवन में सौंदर्य है, उन्नति है, आस्था है, क्षमा है, निर्माण है, तो यह मान कर चलिए कि जीवन में कुंठा भी है, निराशा भी है, प्रतिशोध भी है और विकृतियां भी हैं और अंधापन भी है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इनका मुस्तैदी से सामना किया जाए, यानी जागरूकतापूर्वक इनका सामना किया जाए। और सच का सामना करते समय आदमी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने विवेक को जिंदा रखने की ज़रूरत है, ताकि वह शुभ और अशुभ के बीच फर्क करने के विवेक को संपन्न कर सके। मनुष्य होने के नाते इन कुरूपताओं, विद्रूपताओं, अंधत्व पर विजय प्राप्त करना हर आदमी का लक्ष्य होना चाहिए। यानी कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके भीतर कुरूपता ना हो, विद्रूपता ना हो, अंधत्व ना हो, लेकिन ज़रूरत इस बात की होती है कि आदमी को अपने विवेक के द्वारा इन पर विजय पाने की आवश्यकता है। पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। ऐसा धर्मवीर भारती ने जब कहा है तब उनके कथन का अर्थ समझने की ज़रूरत है। धर्मवीर भारती कहते हैं, पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। ऐसे लोग अपने भीतरी अंधकार और बाहरी ज्योति के बीच समन्वय नहीं कर पाते। ऐसे में अशुभ अंधकार जीत जाता है, शुभ प्रभु मर जाता है। और धर्मवीर भारती आगे कहते हैं कि आह वह सुनता नहीं, ज्योति बुझ रही वहाँ, और जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया, उस क्षण प्रभुहीन धरा पर आस्था हत कलयुग ने रखा प्रथम चरण। युगों युगों से नाटक को काव्य ही समझा जाता रहा है और गीत, संगीत, नृत्य और काव्यत्व अलग नहीं रहा। संस्कृत, अंग्रेजी और यूनानी लगभग हर प्रकार के नाटकों के पुराने रूप में ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अंधा युग एक यथार्थवादी नाटक है। कुछ आलोचक हालांकि इससे पश्चिम से प्रभावित बताते हैं, जबकि यह सही नहीं है। जब हम काव्य नाटक कहते हैं तो काव्य और नाटक को अलग अलग करके नहीं देखते हैं। काव्य आत्मा है और नाटक शरीर है। पश्चिम से प्रभावित इसलिए लोग कहते हैं कि इसमें जो अंधकार का वर्णन है उसे पश्चिम का प्रभाव मानने की एक आलोचकों का वर्ग रहा है। लेकिन यह समझना चाहिए कि यह एक काव्य नाटक है और काव्य नाटक की जो प्रधान विशेषता होती है वह यह है कि उसमें काव्य आत्मा होता है और नाटक शरीर। काव्य एक साधन है और नाटक साध्य। इसमें किसी एक की श्रेष्ठता और दूसरे की तुच्छता का सवाल ही नहीं उठता। काव्य और नाटक दोनों का मूल एक ही है। काव्य और दृश्य तत्व का जब मिलन होता है तो फिर काव्य नाटक उत्पन्न होता है। अंधा युग एक ऐसा काव्य नाटक है जिसमें काव्य और दो नाटक दोनों का मिला जुला रूप है। जब शब्द की ताकत चूकने लगे तो नाटकीयता उसे सहारा दे।
और जो बातें दृश्य के रूप में प्रस्तुत न की जा सके तो फिर उन मनमोहक अभिव्यक्तियों को भावों में पिरोकर काव्यत्व उसकी मदद करे। यानी काव्य नाटक होने के एक बहुत बड़े लाभ से अंधा युग नाटक कृति संपन्न है। वह इसलिए कि वहाँ पर शब्द की ताकत जैसे ही चूकती है, नाटकीयता उसे सहारा देने के लिए आ जाता है, और जो बातें दृश्य के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं उन्हें मनमोहक अभिव्यक्तियों के भावों में पिरोकर काव्य तत्व उसकी मदद करने आ जाता है। अंधा युग काव्य नाटक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अन्य काव्य नाटकों की ही तरह अंधा युग मुक्त छंद में लिखा गया है। अंधा युग में काव्यात्मकता के सभी गुण हैं, साथ ही नाटकीयता भी है। अंधा युग की भाषा काव्यात्मक है, यह इसके काव्यात्मक होने की पुष्टि करता है। अंधा युग में कथा गायन की युक्ति से काम लिया गया है। अंधा युग की काव्य भाषा और संवाद योजना पात्रों के चरित्र चित्रण में समर्थ है, परिस्थितियों के मर्म को उद्घाटित करने वाली है, संक्षिप्त, सरस और सजीव है। और भाषा तो अंधा युग की लाजवाब है। यह भाषा आम बोलचाल की शब्दावली है, जिसमें सरलता है, सुबोधता है और सुगमता है। यह भाषा जब अपनी पूरी रवानगी में चलती है तब उसमें कोई ऐसा बोझ नज़र नहीं आता जिस बोझ से आक्रांत होकर वह अपनी प्रभाव क्षमता में कमज़ोर पड़े। इसका कारण यह है कि वह आम बोलचाल की जो शब्दावली है उससे अपने रिश्ते को सदा बनाए रखता है। और एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करें। एक काव्य पंक्ति है जो कि अंधा युग के संवाद के रूप में व्यवहृत है। मैं दो बड़े पहिए के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ। मैं दो बड़े पहिए के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ, जो बड़े पहियों के साथ घूमता है पर रथ को आगे नहीं बढ़ाता और न धरती ही छू पाता है, और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह धुरी से उतर भी नहीं सकता। इस नाटक की संवाद योजना निर्विवाद रूप से गत्यात्मक, भावपूर्ण, बिंबधर्मी और अभिनय पलों की अभिव्यक्ति के अनुरूप और अभिनय की भाषा को पूर्णता प्रदान करने वाली है। संवाद योजना के माध्यम से पात्रों के गुण और अवगुणों की अभिव्यक्ति हुई है, नाट्य वस्तु को गति मिली है। रंग शिल्पगत का पहला प्रयोग अंधा युग में किया गया। दोनों प्रहरियों के मध्य संवाद की योजना भी इस प्रकार के रंग शिल्प का हिस्सा है। अंधा युग का संवाद असल कथा गायन की तरह ही क्षेपक का काम करते हैं, और जो बातें सिर्फ कही जा सकती थीं उन बातों को प्रहरियों के वार्तालाप की अपेक्षा स्वगत ही अधिक हो गए। नाटककार धर्मवीर भारती ने 1972 में इनैक्ट पत्रिका में अपने पत्र में यह स्पष्ट स्वीकार किया था कि अंधा युग की रचना उन्होंने वास्तव में मंचीय प्रस्तुति के लिए की थी। अंधा युग का पहला मंचन 1962 के दिसंबर में सत्यदेव दुबे के निर्देशन में हुआ। 2 साल बाद इनके ही निर्देशन में थिएटर यूनिट द्वारा मुंबई में इसकी प्रस्तुति की गई। कलकत्ता की नाट्य संस्था अनामिका ने 25 दिसंबर 1964 को इसे प्रस्तुत किया। इसके पहले 1963 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के खंडहर में इब्राहिम अलकाजी द्वारा भी इसे प्रस्तुत किया गया। 18 मई 1967 को ताल कटोरा गार्डन और 28 अप्रैल से 5 मई 1974 के बीच पुराने किले में भी इसके कई प्रदर्शन हुए। यहाँ यह कहने में कोई संदेह नहीं कि अंधा युग नाटक हिंदी के उन प्रमुख नाटकों में एक है जिन्हें रंगमंच पर भी अपार सफलता मिली। मॉरिशस में अंधा युग नाटक को पेश करते हुए निर्देशक मोहन महर्षि ने कुछ प्रयोग किए और वे असरदार साबित हुए, जैसे यह कि युद्ध के हाहाकार को उन्होंने पार्श्वध्वनि से उभारा और लुंज पुंज कौरव सेना को उन्होंने धृतराष्ट्र के हाथों द्वारा अभिव्यक्त कराया। और कहना न होगा, इस तरह के प्रयोग का दर्शकों पर खूब असर हुआ। और मॉरिशस में जब मोहन महर्षि ने जब प्रस्तुति की धर्मवीर भारती के नाटक अंधा युग की, और वे जो प्रयोग थे वे इतने ज़्यादा मशहूर हुए, युद्ध के हाहाकार के वक्त पार्श्वध्वनि का जो संगीत था और जो कौरव सेना लुंजपुंज थी उन्हें धृतराष्ट्र के
धृतराष्ट्र के हाथों द्वारा जो मंच पर अभिव्यक्त किया गया था, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। ताकि हुआ यह कि इस क्रिया से धृतराष्ट्र के साथ दर्शक भी यह एहसास कर पाए कि युद्ध की परिणति कितनी कुत्सित और जघन्य होती है। मोहन महर्षि ने 5 अंकों को 3 अंकों में संक्षिप्त कर दिया और सेट को एक ही रखा था। रंग समीक्षकों की राय में मंच रचना की दृष्टि से यह भी संभावनापूर्ण प्रयोग था। अलग अलग संस्था और अलग अलग निर्देशक द्वारा एक ही नाटक की प्रस्तुति के अलग अलग रूप और रंग देखने को मिले। अंधा युग की यही विशेषता है कि इसे नित नए प्रयोगों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। हर एक नई पेशकश में अंधा युग हमारे सामने एक नया अर्थ खोलता हुआ दिखाई देता है। अंधा युग के अभिशप्त पात्रों में उनकी जर्जरता, पराजय, निराशा और टूटन से ध्वस्त पृष्ठभूमि में गहराई, काली छायाओं को सजीव दिखाने के उद्देश्य से ही कोटला के खंडहरों के बीच एक बुर्ज, टूटे दरवाजे, सीढ़ियों और रथचक्र वाले मुक्ताकाशी खुले मंच का सहारा लिया गया था। अंधा युग नाटक की इस प्रस्तुति का यह वातावरण अपने आप में नाटक की विषय वस्तु की भयावहता को दर्शाने में पूर्णतः सक्षम था। इब्राहिम अलका जी ने जब 19 अप्रैल 1974 में इस नाटक की प्रस्तुति की थी तो उस प्रस्तुति से दर्शक चमत्कृत हुए और नाटक की तड़क भड़क विहीन सरल सहज प्रस्तुति को खासी सराहना मिली। रवि वासवानी ने जब इस नाटक को प्रस्तुत किया तो उन्होंने एक प्रयोग यह किया कि उन्होंने प्रहरियों के हाथों में बंदूकें थमा दी और रसाभास की स्थिति बना दी। अंधा युग का एक आम दर्शक भी है, वह आसानी से समझ सकता है कि नाटक का यह कथ्य युद्ध के आज के वातावरण से जुड़ा है। रवि के द्वारा ही लखनऊ में इस नाटक के मंचन में इस बात पर जोर डाला गया, यह कहना आसान न होगा कि युद्ध में विजय किसकी होगी। ध्यान देने की बात यह है कि नाटक के भिन्न भिन्न कथ्यों पर जोर देकर नाटक की भिन्न भिन्न प्रस्तुतियों को एक अलग आज़ाद व्यक्तित्व प्रदान किया जा सकता है। रंग कर्म के तजुर्बों से यह बात जब प्रमाणित हो चली है कि हर नाटक अपनी अलग और अलहदा प्रस्तुतियों में नवीन रूप रंग के साथ सामने आता हो और दर्शकों को लुभाता हो, तब उसकी प्रस्तुति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बात और समझ लेने की ज़रूरत है कि नाटक बनाने वाले ने हर बार यह पुष्टि की कि अंधा युग मंच प्रस्तुति को ही ध्यान में रखकर रचा गया है, लेकिन रचे जाने के बाद इस नाटक का रेडियो रूपांतरण प्रस्तुत किया गया। इसके चलते नाटक के संवादों की लय, ताल, लहजा और भाषा को सही और साफ करने का पूरा मौका धर्मवीर भारती को मिला। सुमित्रा नंदन पंत ने विशेष निवेदन पर इस नाटक का रेडियो रूपांतरण प्रसारण करवाया, जो काफ़ी लाभप्रद साबित हुआ। अपने शिल्पगत कौशल से नाटककार ने ढांचा इतना लचीला बना रखा कि मंच विधान के हल्के फेर बदल के बाद नाटक खुले मंच प्रस्तुति के लायक बनाया जा सका और ऐसी प्रस्तुतियों की चर्चा अनेक बार की गई। दूसरी ओर यह नाटक अंधा युग लोक नाट्य की विभिन्न शैलियों में भी खेला जा सकता है। अंधा युग की इतनी सारी प्रस्तुतियाँ जो कि रंगमंच पर भी हुई, मुक्ताकाश रंगमंच पर भी हुई और रेडियो नाटक के रूप में भी अंधा युग का मंचन हुआ। और यह एक रोचक तथ्य है कि सुमित्रा नंदन पंत ने इसे रेडियो नाटक के रूप में प्रस्तुत करने की ज़रूरत पर बल दिया था और उनके प्रयासों से रेडियो नाटक के रूप में अंधा युग की प्रस्तुति हुई। अंधा युग स्वाधीन भारत के बाद की वह मशहूर रचना है जो कि कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वह कथा जो लोक में मौजूद है, उस कथानक को आधार बनाकर अपने समय के सच को कहने का प्रयास किया गया था। महाभारत का जो अनिश्चितता का दौर है, युद्ध के बाद का जो दौर है, और उसमें थके हारे पांडव भी हैं और कौरव की सेना के बचे हुए लोग भी हैं, उन दोनों के बीच एक अनिश्चितता का दौर है और युद्ध किस तरह से अनिश्चितता के फल को लेकर सामने आती है, उस तरफ यह नाटक इशारा करता है। और याद कीजिए उस दौर को जब धर्मवीर भारती इस नाटक की रचना कर रहे थे, उस वक्त अस्तित्ववादी दर्शन का पूरी दुनिया में बोलबाला था। अस्तित्ववादी दर्शन में अस्तित्व की चिंता की बात की जाती है। आप ध्यान से देखिए
तो अंधा युग नाटक का लगभग हर पात्र अस्तित्व की चिंता करता हुआ नजर आता है। तो यह नाटक कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि इसमें अतीत के पुनर्सृजन के द्वारा एक वर्तमान के समय को कहने का आख्यान मूलक प्रयास किया गया है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो शैली है वह गीति नाटक की शैली है। तब इसमें यह फ़ायदा होता है कि इसमें संगीत और नृत्य जैसी भंगिमाओं का भी एक रचनात्मक उपयोग हो पाता है। तीसरी बात यह है कि इसमें एक उस वक्त के जो दर्शन का दौर था उसका भी प्रभाव इस रचना पर दिखाई पड़ता है। और अस्तित्व की चिंता का यह जो मसला है असल में हर आधुनिक मनुष्य की चिंता है, जिसे अस्तित्व की चिंता सताती है। और अस्तित्व की चिंता के सताने के पीछे छुपी हुई जो बातें हैं उसको इस नाटक के द्वारा प्रकट करने का, अनावृत करने का प्रयास किया। इसलिए लोगों के जेहन में अपने समय में ही नहीं बल्कि आज के दौर में भी यह नाटक विभिन्न अर्थ छवियों के साथ अपना कमाल दिखाता रहा। इसके मंचन के जो इतने सारे रूप जिनकी आज की बातचीत में हमने चर्चा भी की आपसे, वह इस बात का प्रमाण है कि लोगों के बीच अंधा युग नाटक किस कदर लोकप्रिय हुआ। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि मंचित करने वाले लोगों के साथ ही जो पढ़ने वाले लोग हैं, यानी जिनका हिंदी साहित्य से रिश्ता है या जिनकी रुचि नाटकों में है, उन्हें भी अंधा युग नाटक के द्वारा विभिन्न प्रकार की संभावनाएं इस नाटक के द्वारा प्रकट होती नजर आईं। इस तरह से विश्व युद्ध के बाद की जो मन स्थितियों का चित्रण धर्मवीर भारती ने इस गीति नाटक के माध्यम से किया, वह अपनी प्रस्तुति में बेजोड़ साबित हुई और अंधा युग स्वाधीन भारत के गीति नाटकों में मील का पत्थर साबित हुआ। धन्यवाद।